हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबको मैं हूं विशाल जायसवाल। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। 2020 जिस प्रकार से हम सब लोगों के लिए ये घातक सिद्ध हुआ, हम सब परेशान रहे इससे। लेकिन 2021 के लिए हर किसी व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति कोई न कोई रेजोल्यूशन के लिए तत्पर है और रहना भी चाहिए कि 2020 जिस प्रकार से हम लोगों को कटा कि शायद ऐसा फिर ना आए कभी। तो 2021 के लिए हम एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं। जीएस क्रांति, मेरा चैनल का नाम है जीएस क्रांति विथ विशाल। हम इसमें आपको जीएस के उन सभी पहलुओं पर, उन सभी विषयों पर एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो एक बेहतरीन नोट्स जो आपके मेंस के पर्पज़, किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी हो या फिर आईएएस हो, सिविल सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम में, आप उसको मेंस के ज़रिए से आप प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेरे द्वारा लिखाए गए नोट्स में आपको ज़रूर आपको फ़ायदा दे, आपको कुछ उसमें आपके तैयारी में एक प्रगति दे, एक विकास दे। इस पर हम विशेष जोर करेंगे। दोस्तों, आज हम ये मेरा पहला लेक्चर है यूट्यूब पर, और मैं सबसे पहले आप सबको अपने सब्जेक्ट के रूप में विश्व इतिहास चुना हूँ। मैं विश्व इतिहास को ही सबसे पहले पढ़ाना चाहूँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों चुना। देखो, इसके पीछे मेरा पर्पज़ ये था कि विश्व जो इतिहास होता है ना, सभी विषयों की एक माँ होती है, सभी विषयों का एक जड़ होता है, नींव होता है। तो मैंने सोचा कि अगर क्यों ना हम इतिहास विषय से शुरू करें। अगर हम इतिहास विषय से शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आप कोई भी विषय पढ़ेंगे, इतिहास उससे इंटरलिंकिंग रहता है। आप उसको समझने में आपको जो दिलचस्पी मिलेगी वो इतिहास विषय से मिल सकती है। क्योंकि इतिहास कोई ऐसा नहीं है कि हर विषय का इतिहास होता है। जैसे सपोज दैट आप मान लो आप भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हो। आप भारतीय राज व्यवस्था में अगर संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, राज्य के क्या क्या अंग होते हैं, राज्य कैसे बने, अगर हम इन सब विषयों पर अगर विश्व इतिहास में चर्चा किए रहेंगे, आप ही बताइए आपको उधर उस विषय को पढ़ने में मज़ा आएगा नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो हम जानते हैं, इस प्रकार से ऐसे होता है। जो दुनिया में जिस प्रकार से परिवर्तन हुए, समाजवाद से लेके अर्थ पूंजीवाद से लेके उन चीज़ों का जो आज के दौर में जिसकी प्रासंगिकता है, उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर हमें विश्व इतिहास के बारे में उसकी थोड़ी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा डीपली में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपको संक्षेप में अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी तो आपको समझने में और उसको आगे बढ़ाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम विश्व इतिहास से ही शुरू करते हैं। विश्व इतिहास का जो चैप्टर होता है, विश्व इतिहास को जिसकी शुरुआत होती है वो रेनेसा से, आखिर पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल के पश्चात प्रबोधन से, आखिर प्रबोधन मतलब अलाइनमेंट से, ये हमारा विश्व इतिहास की जो शुरुआत होती है। जो हमारे सिलेबस में, हमारे किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में या फिर पीसीएस मेंस के एग्जाम में या फिर बीबीएससी मेंस एग्जाम में, एमपीपीएससी, किसी भी एग्जाम में जो मेंस की विश्व इतिहास की शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल से। लेकिन हमें अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो जब तक हम उसके अतीत को थोड़ा सा समझ के, थोड़ा संक्षेप में देख कर अगर नहीं चलेंगे तो हमें बिल्कुल इन पुनर्जागरण काल में वो दिलचस्पी, वो चीज़ें नहीं आ सकती जो हम उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस ही नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते अगर हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ना पता हो। इसीलिए हम आपको पुनर्जागरण के पहले कुछ अतीत की बातों को बताएंगे, समझाएंगे। उसके बाद आखिर पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म। अगर पुनर्जन्म, आप ही सोचिए, अगर आपका पुनर्जन्म हो रहा है तो इसके मतलब है कि इसके पहले भी आपका जन्म हो चुका है। इसके पहले अगर आपका जन्म हो चुका है तो उस जन्म में आपकी क्या विशेषताएं थी, आखिर उस जन्म के बाद आज आपकी मृत्यु क्यों हो गई थी, और मृत्यु हुई थी फिर आप ऐसा क्या हो गया कि आज आपका पुनर्जन्म हो रहा है। इन तीन बातों को इंटरलिंकिंग करके बिना आप सीधा अगर पुनर्जन्म पढ़ेंगे, अगर सीधा हम रेनेसा पढ़ेंगे, पुनर्जागरण पढ़ेंगे, तो हमें उस चीज़ों में दिलचस्पी या जानकारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें पुनर्जागरण काल के पहले हमें विश्व इतिहास में कुछ प्राचीन विश्व,
कुछ प्राचीन काल में जो इसकी विशेषताएं थी, मध्यकाल में क्या कैसे इसका परिवर्तन होकर ये डिक्लाइन कर गया, इसके अपने पतन काल में था, और ऐसा क्या हो गया कि आधुनिक काल में ये फिर से पुनर्जागरण काल, एक मानव चेतना, मानववाद जैसी एक नई संकल्पना फिर से जो प्राचीन काल की संकल्पना थी फिर से एक उत्पन्न हो गई। ऐसा क्या हो गया, इसके बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके अतीत को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसका अतीत क्या था। हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि इसका उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन तब भी हम 5वीं सदी से इसकी शुरुआत करते हैं। 5वीं सदी में यूरोप में एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। 5वीं सदी में यूरोप में एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था जो एक विशालकाय साम्राज्य था। अगर मैप में आप उसको देखना चाहेंगे, ये इटली की राजधानी रोम है। इस रोम के पूरे आसपास के जो क्षेत्र है, इधर फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, और इधर तुर्की के आसपास के क्षेत्र जहाँ पहले यूनानी सभ्यता जन्म लिया करती थी, ग्रीस वगैरह, ये सब एक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में क्या होता है, 5वीं सदी में क्या होता है कि यहाँ पर एक इसके बड़े साम्राज्य होने के कारण ये जर्मनी के यहाँ पर अर्ध बर्बर लोग रहते थे, जनजातीय लोग रहते थे। तो 5वीं सदी में क्या हुआ कि इसके महान साम्राज्य होने के कारण, बड़ा साम्राज्य होने के कारण इसकी नौकरशाही और तमाम कारणों से चरमरा गई, और 5वीं सदी में ये 2 भागों में बढ़ गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कैपिटल कुस्तुनतुनिया थी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि कुस्तुनतुनिया वही वर्तमान जो इस्तांबुल है, वही पहले कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी, जो वर्तमान में तुर्की की राजधानी है। ये था पूर्वी रोमन साम्राज्य। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था 5वीं सदी के, ये तीसरी सदी से ही इस पर लगातार आक्रमण होते रहे थे। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में यहाँ पर जब जर्मन जनजाति लोग यहाँ पर आक्रमण किए और बार बार आक्रमण करके ये 5वीं सदी में इसकी पतन भी हो गया। 5वीं 6वीं सदी लगभग इसका पतन हो जाता है। लेकिन ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है आगे 1000 वर्षों तक गतिशील रहता है, और ये जाके 1453 ईस्वी में ईसाई वर्सेज इस्लाम के धर्म युद्ध में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, जो इतिहास में कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से विख्यात है। कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी एक विध्वंसक घटनाएं भी रचनात्मक कार्य कर जाती हैं। वही हाल हुआ कुस्तुनतुनिया के पतन में। कुस्तुनतुनिया के पतन जो था, ये विश्व इतिहास में इसकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन ने ही कहीं न कहीं यूरोप में एक भौगोलिक जिज्ञासा, एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा, भौगोलिक खोजों का, एक उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, और उनके अंदर एक नया परिवर्तन का विकास करने में कुस्तुनतुनिया का पतन कहीं न कहीं माना जाता है। क्योंकि कुस्तुनतुनिया का पतन ये इस्तांबुल के, क्योंकि इसके पहले यूरोप और भारत के क्षेत्र, उसके पश्चिम एशिया के क्षेत्र, मध्य एशिया के क्षेत्र, या फिर पूरब के क्षेत्र में यूरोप से बेहतरीन तरीके से व्यापार हुआ करता था। व्यापारिक संबंधों में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ करती थी। लेकिन ये जब कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का कब्जा हो गया, इस्लाम का कब्जा होने से तो यहाँ पर यूरोप के व्यापार में एक बाधा उत्पन्न होती है। जब यूरोप के व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है तो उनके अंदर एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। सोचते हैं, यार अब क्या करेंगे हम, अब तो यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो गई, जाएंगे कैसे। तब अब जब इंसान के पास समस्या आएगी तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो उन्होंने, क्या नाम है, उन लोगों ने ये पुर्तगाल आप देख रहे हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस,
तो इस सबसे पहले यहाँ के लोगों ने क्या नाम है खोजी दृष्टिकोण को अपनाया और समुद्री रास्ते खोजने लगे, आखिर भारत जाया कैसे जाए। तो उन्होंने तब जाके कोलंबस, पुर्तगाल और स्पेन का कोलंबस और पुर्तगाल का वास्को डिगामा जैसे लोग 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर देते हैं और 1498 ईस्वी में भारत की खोज कर देते हैं। ये रहता है इसका इतिहास। इसको हम संक्षेप में बता दिए। इसका इतिहास ये रहता है, आगे चल कर हम इसकी क्या क्या कैसे कैसे उसको हम अच्छे से बताएंगे भी और लिखाएंगे भी, इसका चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये था ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का छोटा सा इतिहास मैंने आपसे डिस्कस किया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य क्या हुआ? जब पश्चिमी रोमन, आपको भी पता है कि यहाँ की नौकरशाही व्यवस्था उत्तम व्यवस्था थी। नौकरशाही व्यवस्था बहुत उत्तम थी। किसकी? रोमन साम्राज्य की बात मैं कर रहा हूँ। नौकरशाही व्यवस्था बढ़िया थी, यहाँ की जनसंख्या बढ़िया थी, यहाँ के लोग, यहाँ पर हर चीज़ें बेहतरीन थी, शासन प्रशासन अच्छा था, शासन पर बढ़िया था। लेकिन जब क्या हुआ कि पाँचवीं सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के आसपास जब अर्ध-बर्बर जनजातियां जर्मनी के यहाँ पर बार बार आक्रमण करने लगे तो यहाँ पर इसका पतन हो जाता है। जब इसका पतन हो जाता है तो उनके पास कोई नौकरशाही, कोई अच्छी व्यवस्था न होने के कारण कोई अच्छा व्यवस्था, यहाँ पर शासन प्रशासन ध्वस्त हो जाता है। जब शासन प्रशासन यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है तो फिर एक नया शब्द की उत्पत्ति होती, एक नई चीज उत्पत्ति होती है जिसे हम कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद की उत्पत्ति सर्वप्रथम यूरोप में इसी पूर्वी पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत होता है। सामंतवाद जिसे हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार सामंतवाद ने यूरोप में परिवर्तन को रोके। आप इसे भी संक्षेप में देखते जाइए। हम एक एक चीज़ इसको लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी कि आखिर सामंतवाद क्या था, इसके परिवर्तन किस प्रकार से ये यूरोप में परिवर्तन को रोक रहा था और ऐसा क्या हो गया कि ये सामंतवाद खत्म हुआ और एक राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति होती है। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म एक रोमन शब्द है। फ्यूडलिज्म एक रोमन शब्द है जो जिसका अर्थ होता है कि जागीर या फिर भूमि पर कब्जा करना, भूमि पर उसकी भूमि में हिस्सेदारी या फिर उसका हक दिखाना। तो ये क्या होता है, सामंतवाद उत्पत्ति यहीं से होती है सर्वप्रथम। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये लोग नौकरशाही ऐसी व्यवस्था नहीं अपना पाते हैं तो क्या होता है कि अभी यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता के पास असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उनके लिए एक सुरक्षा तो मांगता है कि उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनकी कृषि की व्यवस्था कौन करेगा, इन सब चीज़ों के लिए तब इन छोटे छोटे क्षेत्रों में यही सामंतवाद, यही जो जनजाति मुखिया हुआ करते थे, छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे देश बनाकर, छोटे छोटे मतलब अपने अपने स्थानों को बनाकर एक अलग अलग भूमि जागीर ले लेकर ये क्या नाम है, यहाँ की जनता को सुरक्षा देने लगे। तो यहाँ की जो जनता थी इन्हीं के ऊपर निर्भर होने लगी और इनको इसके बदले में कर देने लगी। इनको कर देने लगे तो समझ लीजिए इस पूरे क्षेत्र में पता नहीं कि हजारों जागीर भूमि के लोग सामंत के रूप में कार्य करने लगे और उनको सुरक्षा प्रदान करने लगे और जाके इनको राज्य, और जो राज्य कर लेना चाहिए ये जनता से सीधे प्रत्यक्ष रूप से कर लेने लगे। ये थी सामंतवाद। अब सामंतवाद यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सामंत था, लेकिन इसकी समस्या क्या उत्पन्न हुई। आपको पता है कि एक राज्य, आपको हम बता देना चाहेंगे कि एक राज्य मतलब देश की क्या क्या आवश्यकता होती है। सबसे प्रथम चीज होती है एक जनसंख्या होना चाहिए। एक जनसंख्या होनी चाहिए, राष्ट्र की सीमा तय होनी चाहिए, राष्ट्र की सीमा तय होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है तो वो होती है संप्रभुता। हम आपको समझाएंगे संप्रभुता आखिर क्या होता है। संप्रभुता कि हमें अपने देश के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें हमें किसी बाहरी देश को हमें उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस पर काम कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये मेरी संप्रभुता है। जैसे भारत एक संप्रभु देश है। जैसे आप प्रस्तावना में पढ़ेंगे हम भारत के लोग भारत को संप्रभु
कहते हैं ना। तो इस प्रकार से हम एक संप्रभु, बिहार क्या संप्रभु राज्य है? बिल्कुल नहीं है भाई, कैसे संप्रभु राज्य है? क्योंकि अब बिहार को अगर आपको एग्जाम्पल समझाएं तो बिहार क्या संप्रभु राज्य है? बिहार के पास जनसंख्या है, सही है, एक सीमा है उसकी, सही है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता कैसे नहीं? अच्छा तो आप बताओ, क्या बिहार चाहेगी कि हम अपने क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दे, बांग्लादेश को दे सकती है? नहीं दे सकती है। कि क्या बिहार चाहे पूरे देश के लिए कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है, क्योंकि उसका संप्रभुता पूरे देश पे नहीं है, इसलिए बिहार संप्रभु नहीं है। तो इसी प्रकार से एक देश के लिए ये संप्रभुता होनी चाहिए। तो ये सामंतवाद जो था, तो अब यही समस्या उत्पन्न करता था सामंतवाद। अब सामंतवाद जो है, अब सामंतवाद ये छोटे छोटे राज्यों में यहाँ पर होता था। जब आगे चल के परिवर्तन किस प्रकार रोक रहा था, मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था। राष्ट्र के विकास में बाधा इसलिए उत्पन्न कर, क्योंकि इनकी जो जमीनें थी, इनकी जो जागीरें थे, छोटे यहाँ था। अब आपकी जमीनें एक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, एक भूटान में है, एक यहाँ पे है, तो आप पूरे देश को आप कहोगे हम अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे, तो ये राष्ट्र की सीमा कैसे बनेगी भाई? आपकी एक संगठित जमीन एक देश में रहेगी तो आपकी सीमा बन जाएगी कि हाँ आपकी ये जमीन ये है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी सीमा यहाँ वहाँ यहाँ फैली रहेगी तो आप एक देश बनाने, आप देश कैसे बनाएंगे? ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। ये पहली समस्या ये उत्पन्न हो गई थी। दूसरी समस्या ये उत्पन्न हो गई थी कि एक राष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक कर व्यवस्था होनी चाहिए, एक चुंगी व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या ये यहाँ पर अपना कर अलग ले रहे हैं, ये कर अपना अलग ले रहे हैं, ये कर अपना अलग ले रहे हैं, ये कर अपना अलग ले रहे हैं। जब ये अलग अलग कर लेंगे तो राष्ट्र की क्या, मतलब राष्ट्र कैसे बन सकता है? तो ये राष्ट्र बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ये क्या है ना, पर ये रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये सामंतवाद। हम इसको आगे लिखवाएंगे बढ़िया सा, आप अच्छे से जो मैंने समझाया इसको आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आपको समझाएंगे और अच्छे से लिखा भी देंगे। ओके दोस्तों, ये था पश्चिमी 5वीं सदी यूरोप का रोमन साम्राज्य, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी हम आपको ये बता दिए। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, इसके बारे में लिखा देता है आखिरकार रोमन साम्राज्य क्या था। क्योंकि अगर आप टूट रहा है यहाँ पर तो पहले क्या था इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखे रहेंगे तो आप समझ लिए हैं कि वहाँ पहले क्या था। मानव केंद्र में था, मानव को बल दिया जाता था, तो लौकिक जीवन बल दिया जाता है। लेकिन इसकी आप थोड़ा सा दो लाइन 3 लाइन थोड़ा करके लिख लेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए प्राचीन रोमन साम्राज्य के बारे में लिख लीजिए। प्राचीन रोमन साम्राज्य सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारिक था, लौकिक जीवन पर बल देता था, मानवतावाद पर बल देता था, मानव के तर्क विवेक पर बल देता था। आप इसकी हेडिंग बना के ऐसे एक लाइन में ऐसे लिखते जाइए। प्रकृतिवादी थे, प्रकृति पर बल देते थे। ये था इनका मतलब कि एक ओवरऑल ये था। अगर आप इस पर और लिख लीजिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, हेडिंग डाल लीजिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। प्राचीन यूनान व रोम में दास व्यवस्था प्रचलित थी। बड़ी संख्या में दासों को कृषि क्षेत्र में लगाया जाता था। भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों पे सैकड़ों की संख्या में कृषि कार्य हुआ करता था, जिसे लैंड फूडिया पद्धति कहा जाता था। अब मतलब कि प्राचीन में दास व्यवस्था था। आप अगर एक बात ये भी समझ लीजिए कि प्राचीन में दास व्यवस्था था, क्या वो प्राचीन दास व्यवस्था जो था वो भारत की दास व्यवस्था से किस प्रकार से अंतर था? तो इसके हम आपको बता दें कि जो प्राचीन दास व्यवस्था था उसमें वो जो यूरोप की दास व्यवस्था थी वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन कार्यों के लगाई जाती थी। लेकिन भारत के संदर्भ माना जाता है कि भारत के जो संदर्भ में कि दास व्यवस्था उत्पादन कार्यों में न लगकर घरेलू कार्यों में प्रयोग हुआ करता था। मतलब घरेलू कामकाजों में दास नहीं होते थे, वो
दास नहीं हो, उनका दास को नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेगास्थनीज भी जो इंडिका ने लिखा, इंडिका का लेखक है, वो भी भारत में दास व्यवस्था को नहीं पाता है। तो भारत की दास व्यवस्था ये घरेलू कार्यों में प्रयोग होती थी, तो उसमें दास नहीं कहा जाता था उस समय, लेकिन यूरोप में एक दास के रूप में प्रयोग होता था। अब आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से उनको दासों को लगाया जाता, किसी क्षेत्र में डिमेंस और मेंस करके मेनर प्रणाली हुआ करती थी, आगे हम बताएंगे। तो रोमन सभ्यता में मतलब कि कृषि क्षेत्र में दासों का भरपूर प्रयोग होता था। और जो रोमन सभ्यता थी और रोमन साम्राज्य था, ये ज़्यादातर क्या नाम है, ये जितने भी व्यापारिक मार्ग थे, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र था, काला सागर क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में इधर पूरा क्षेत्र क्या, इन सब सभी व्यापारिक मार्गों में इसका कब्जा हुआ करता था। तो इसके कारण क्या नाम है, इसकी प्रगति हुई रोमन साम्राज्य की। तो इसलिए इसका अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। आप ये रोमन साम्राज्य का, अगर रोमन साम्राज्य के समाज के बारे में बात करें तो रोमन साम्राज्य का जो समाज था वो कुलीन तंत्र और दास तंत्र में दो खंडों में बटा हुआ था। उत्पादन कार्य जितने थे वो दास करते थे, कुलीन तंत्र थे ये अपने अवकाश की स्थिति में रहते थे। जब अपने अवकाश की स्थिति में इंसान रहेगा तो क्या करेगा, तो नई नई चीज़ें खोज, नया नया विचार, नया नया चीज़ें, ये सब अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे महान दार्शनिक, हिप्पोक्रेटस जैसे महान चिकित्सक, हेरोडोटस जैसे इतिहासकार, ये सब कहाँ उत्पन्न हुए, सब यूनान में, रोम में। ये सब क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग यहीं पर इनकी उत्पत्ति हुई, यहीं पर इनका जन्म हुआ, यहीं पर ये विकास, ये साहित्यिक कला में एक क्लासिकल मापदंड को तय कर गए। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर दास व्यवस्था अपने चरम स्तर पर हुआ करता था। तो इसके साथ साथ जब ये दास व्यवस्था चरम स्तर होने के कारण क्या नाम है, तो ये लोग फ्री रहते थे, अवकाश रहते थे, तो इन सब चीज़ों में ये अपना कार्य ज़्यादा करते थे, अपना साहित्यिक क्षेत्र में बल देते थे। तो और सीधी सी बात है, अगर आप भाई फ्री हो, खाने पीने का चिंता नहीं, यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर सुबह अगर इंसान शाम को ड्यूटी करके शाम को घर आए तो बीवी कहती है झुमका नहीं है, ये नहीं है, एक नई चीज़ें आ जाती हैं, बेटों को फीस देनी है, पढ़ाई लिखाने कराने। तब इस तमाम चिंता में इंसान क्या साहित्यिक चीज़ सोचेगा, क्या नया विचार लाएगा, नया सोचेगा, उसको तो दिन भर इसी चिंता में मर जाएगा। तब ये वही चीज़ है। अब वो बेचारे दिन भर खट के आएंगे तो क्या कुछ नया सोच लेंगे, और देश को, गरीब देशों के लोग। तो ये लोग क्या थे, अभी सारे काम तो उत्पादन कुछ करना नहीं है, बैठ कर खाना है, तो नई नई चीज़ें सोचेंगे ही, साहित्यिक विकास होगा ही। और इस प्रकार से चीज़ों को सोचोगे तो समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर ही इन चीज़ों का विकास क्यों हुआ। तो आप इसके बारे में ये भी लिख लीजिए। प्राचीन यूनान व रोम का समाज कुलीनों व दासों के बीच विभाजित था। प्राचीन यूनान व रोम का समाज कुलीनों व दासों के बीच विभाजित था। कुलीनों को पैट्रिशियन, या फिर कोष्टक में रोम लिख लीजिए, पैट्रिशियन कहा जाता था। सभी प्रकार के उत्पादन का कार्य दास करते थे। वहीं कुलीनों के पास काफ़ी अवकाश होता था। उस अवकाश के समय का प्रयोग वे उत्सव एवं समारोह, अध्यापन, साहित्यिक लेखन तथा अन्य कला साहित्यों संस्कृतों में प्रयोग करते थे। इसलिए प्राचीन यूनान क्षेत्र में महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां की रचना हुई, जिनके क्लासिकल साहित्य कहते हैं। क्लासिकल साहित्य आपको समझे, क्लासिकल साहित्य वह साहित्य होता है, क्लासिकल साहित्य क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जब कोई साहित्य, जब कोई विचार, जब कोई भी चीज आपके अलावा आपकी अगली पीढ़ी के लिए मापदंड बन जाए कि मैं, जैसे महाराणा प्रताप की जो राष्ट्रभक्ति थी, देशभक्ति थी, आज की पीढ़ी के लिए मापदंड है नहीं है कि किस स्तर की और सूखी रोटी खाए लेकिन घुटने नहीं टेके मुगल के सामने। तो एक मापदंड बन गया ये एक क्लासिकल। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एक अगली पीढ़ी के लिए एक मापदंड बन जाए, एक नया चीज़ ला दे, एक नया क्रांति ला दे कि यस ये है कोई चीज़, तो वही क्लासिकल उसी को कहते हैं। ओके, तो ये लोग एक प्रकार के, भाई जब अवकाश रहता था, फ्री रहते थे, अच्छी चीज़ें लिखते थे। सुकरात, प्लेटो जैसे लोग वहाँ पर होते हैं, तो क्या बात है। ठीक, विश्व संस्कृति में आगे लिख लीजिए, विश्व संस्कृति में यूनान की सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे चिंतक
पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ, हिपोक्रेटस जैसे चिकित्सक, हेरोडोटस जैसे इतिहासकार लोग वहां पर जन्मे और साहित्यिक और अपने अपने क्षेत्रों में उत्तीर्ण योगदान दिए। समझे आप लोग? तो दोस्तों ये था प्राचीन विश्व आप लोग देख लिए। अब प्राचीन विश्व के बाद अब इन्हीं सब चीजों को हम बताएंगे अच्छे से लिखा के। अब ये था प्राचीन विश्व, रोमन साम्राज्य के बाद की जो प्राचीन विश्व था। तो अब ये प्राचीन विश्व में के बाद मध्य विश्व, की जो शुरुआत होती है, आपको बताया कि ये रोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद, मतलब कि 5वीं सदी से लगभग 14वीं सदी के बीच को हम मध्य विश्व कहते हैं, मध्य विश्व की संज्ञा देते हैं। तो इनमें मध्यकालीन 3 संस्थाएं की उत्पत्ति होती है। मध्यकालीन 3 संस्थाएं, सामंतवाद, आपको हम बता चुके सामंतवाद क्या है। सामंतवाद पहला, दूसरा है पवित्र रोमन साम्राज्य, तीसरा है चर्च व्यवस्था। ओके, चर्च व्यवस्था। आपको दोस्तों बता दें कि यही 3 संस्थाएं ऐसी हैं जो अब इसे हमारा लोग का शुरुआत, आपको अब विश्व इतिहास में जो हमारा सिलेबस है शुरुआत होता है आधुनिक विश्व से। आधुनिक विश्व मतलब पुनर्जागरण प्रबोधन काल से चीजें चालू होती हैं। तो ये हमें प्राचीन, हमने कैसे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य कैसा था वो उसके बारे में लिख लिए, पढ़ लिए। तो मध्य विश्व में क्या था कि 5वीं सदी से 14वीं सदी के बीच, ये आपको बता दी कि 5वीं सदी में किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का विघटन होता है। तो सामंतवाद की उत्पत्ति होती है। सामंतवाद का जब यही उत्पत्ति होती है, वहाँ से दोनों विभाजन, क्योंकि वो 1400 कुस्तुनतुनिया तो आगे तक चलता रहता है, यहाँ तक चलेगा तो 15वीं सदी तक लगभग। तो यही 3 ऐसी संस्थाएं हैं, सामंतवाद, पवित्र रोमन साम्राज्य, चर्च व्यवस्था। यही 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो यूरोप में परिवर्तन को रोक रही थी। आपको पता है किस प्रकार से सामंतवाद ने यूरोप के परिवर्तन को रोक रहा था। यूरोप के परिवर्तन की रोक रहा था, को राष्ट्र बनने नहीं दे रहा था, अलग अलग चुंगी लगा रहा था। तो ये सारे अलग अलग चुंगी लगा रहा था। तो इन सब चीज़ों के कारण ये राष्ट्र नहीं बन पा रहा था। ये सामंतवाद इसको रोक रहा था। पवित्र रोमन साम्राज्य भी इस प्रकार रोक रहा था, क्योंकि पवित्र रोमन साम्राज्य था जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, ये क्या था, ये किसी राष्ट्र के प्रति समर्पित न होकर, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित न होकर रोम के प्रति मतलब कैथोलिक चर्च व्यवस्था के प्रति समर्पित था। अब ये बताओ भाई, अब कोई साम्राज्य के अंतर्गत एक देश की सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होती है। अब वहाँ के लोग, वहाँ की जो चर्च व्यवस्था है वो बोल रहे हैं नहीं भाई, हम तुम्हारे प्रति कोई हमारी संप्रभुता नहीं है, हमारा तो चर्च, हमारे भगवान ईश्वर देव जो वही हैं। तो ये कैसी दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा कुछ ना पालन करेंगे। तो ये कैसे बन पाएगा? ये आगे चलकर यही सारी चीज़ें टूट जाएंगी, यही सारी चीज़ें ऐसे परिवर्तन होंगे, आर्थिक परिवर्तन ऐसा होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग अलग अलग चेंजेज होंगे, तो यही सब सारी चीज़ें टूट जाएंगी। तो एक अलग राष्ट्र बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, राज्य की संकल्पना आ जाएगी, ये चीज़ें धीरे धीरे से परिवर्तन हो जाएगी। तो हम इसीलिए हम जो इस इतिहास को आप इस नज़रिए से मत देखो कि हमें इतिहास रटना है। अब आप ही देख लो किस प्रकार से परिवर्तन आपको नजर आ रहा है कि कैसे प्राचीन विश्व में ऐसा क्या हुआ कि मध्य विश्व में ये सारी चीज़ें बन रही कि सामंतवाद कैसे बन गया, वहाँ अर्धबर्बर जानकारी आई, फिर ऐसे से ये जो चीज़ें बन रही है ना, परिवर्तन से बन रही हैं। अब यही तीनों चीज़ें टूट जाएंगी, हो जाएगा पुनर्जागरण। यही तीनों चीज़ें टूट जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगा तो बस हो जाएगा काम।
तो यही ऐसा है। अब चर्च व्यवस्था भी इसी प्रकार से रोक रहा था कि अब चर्च व्यवस्था भी बोल रहा था भाई, चर्च व्यवस्था बोल रहा था कि ये मुनाफाखोरी या फिर ये आप मुनाफा नहीं ले सकते, ये मतलब चर्च का एक लैंग्वेज था कि आप मुनाफे के काम नहीं कर सकते, व्यापारिक गतिविधियों को रोक रहा था। तो ये व्यापारिक गतिविधियों को रोके गए तो कैसे भाई एक राष्ट्र में, राष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्थिक व्यवस्था होती है, जब आर्थिक व्यवस्था ही नहीं सही रही तो कैसे काम चलेगा। तो ये इसमें रोक रहा था, ये भी राष्ट्र के प्रति अपनी संप्रभुता को नहीं समर्पित कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत थी यूरोप में परिवर्तन के। तो यही जब परिवर्तन होता है तो आगे तेजी गति से आगे जब व्यावसायिक क्रांतियाँ होती हैं, व्यावसायिक क्रांतियाँ में यही सब चीज़ें होती हैं कि लोगों के पास जब पैसे आएंगे, विलासिता की चीज़ें बढ़ जाएंगी तो दिक्कत अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो लोग अपने आप, भाई अगर कोई रोक रहा है क्यों रोकोगे, कौन होते हैं रोकने वाले, तो ये सारे सवाल उठेंगे ना लोगों। अगर किसी का जो कहते हैं, अगर किसी का अर्थ रोकोगे, अगर वहाँ से कमाता है, अगर आप तुम जाकर रोक दोगे तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन तुम हो गए। तो उसको रोकने को भाई वो हर प्रकार से रोकने की कोशिश करेगा। तो एक नया वर्ग की उत्पत्ति होगी जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। अभी तक कुलीन वर्ग, दास वर्ग, 2 ही वर्ग थे। मध्य वर्ग की उत्पत्ति आएगी तो यही मध्य वर्ग विशाल परिवर्तन लाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में, मध्यकालीन विश्व में क्या क्या था। ठीक, लिख लेते हैं, उसके बाद और जो जहाँ समझ नहीं आएगा उसको समझा भी देंगे। मध्यकालीन विश्व की राजनीति संरचना आप हेडिंग डाल लीजिए, मध्यकालीन विश्व की राजनीति संरचना। इस काल में 2 प्रमुख साम्राज्य अस्तित्व में रहे थे, पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंतियन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंतियन साम्राज्य। आप नीचे से लिखिए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन 5वीं सदी के अंत तक हो गया था, परंतु पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष आगे तक चलता रहा। जब 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्क ने इस पर हमला कर दिया तो इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, तो फिर इस साम्राज्य का भी अंत हो गया। इसे विश्व इतिहास में कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से जाना जाता है। इतना लिख लीजिए, तब आगे हम अच्छे से इसको ये तीनों संस्थाएं बताते हैं। ओके, अब हेडिंग डाली पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धबर्बर जर्मन आक्रमणकारियों के निरंतर आक्रमण के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया था। फिर से जर्मन आक्रमणकारी भी अलग अलग जनजाति से जुड़े हुए थे और ये अलग अलग क्षेत्र में बसने लगे। इन्हीं जनजातियों में एक फ्रैंको जनजाति थी जो गाल क्षेत्र में बस गई। गाल क्षेत्र यहीं पर है, फ्रांस के पास में। गाल क्षेत्र में बस गई। इसने यूरोप की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके द्वारा शक्तिशाली वंश की स्थापना की गई। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कहानी रहेगा तो पढ़े रहोगे ध्यान में रहेगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है बहुत, लेकिन थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो हम अगर डायरेक्ट पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में क्या है हल्का सा लिखा देंगे तो चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा कहानी वाला मैटर जरूर लिखना भी चाहिए और याद रहे ना रहे, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल रहना चाहिए। इसके द्वारा शक्तिशाली वंश की स्थापना की गई जिसे कैरोलिजियन वंश के नाम से जाना जाता था। इसका महत्वपूर्ण शासक सारलमा इसका महत्वपूर्ण शासक सारलमा था। उसके अंतर्गत उत्तरी यूरोप से दक्षिणी यूरोप तक बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित था। उसके अंतर्गत उत्तरी यूरोप से दक्षिणी यूरोप तक एक बड़े साम्राज्य की स्थापना स्थापित थी और रोम के पोप को सारलमा की जरूरत हुई। रोम का जो पोप था उसे सारलमा की ज़रूरत हुई, उसकी सहायता की आवश्यकता हुई। मतलब धर्म युद्ध उस समय हो रहे थे ना, बहुत सारे आगे पढ़ाएंगे। धर्म युद्ध हो रहा था तो उसमें उसको आवश्यकता थी क्योंकि बहुत वहाँ उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली सम्राट बन गया था।
तो उसने 800 ईस्वी में अपने हाथों से राजमुकुट को लेकर शारलमान को पहनाया और कहा कि आप पवित्र रोमन सम्राट हो, आप पवित्र रोमन सम्राट हो, इसलिए शारलमान का साम्राज्य रोमन साम्राज्य, इसलिए शारलमान का साम्राज्य ही रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब नीचे लिखिए, नीचे से रोमन साम्राज्य शब्द पुराने रोमन साम्राज्य की याद में लाया गया था। रोमन साम्राज्य शब्द पुराने रोमन साम्राज्य के रूप में लाया गया था। पवित्र शब्द इसलिए जोड़ा गया था, पवित्र शब्द इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि यह ईसाइयों के हितों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यह ईसाइयों के हितों से, ईसाई धर्म के हितों से जुड़ा हुआ था। जब तक धर्म युद्ध चलता रहा तब तक पवित्र रोमन साम्राज्य धर्म युद्ध में ईसाइयों के हितों के सुरक्षा के लिए लड़ता रहा। ईसाइयों के हितों की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, जिसे जो आगे चलकर रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का हिस्सा बन गया, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का हिस्सा बन गया। ठीक, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का हिस्सा बन गया। अब सामंतवाद ये पवित्र रोमन साम्राज्य हो गया। अब सामंतवाद में आपको जो जो बताया मैंने उसको हम एक शब्द में लिखा देते हैं अच्छे से। ठीक, लिख लीजिए। सामंतवाद अंग्रेजी शब्द के फ्यूडलिज्म, सामंतवाद अंग्रेजी शब्द के फ्यूडलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द एक रोमन शब्द फ्यूडम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूमि का एक खंड जिसको किसी को दिया गया हो, भूमि का एक खंड जिसको किसी को दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मन बर्बर आक्रमणकारी 5वीं सदी के लगभग पश्चिमी रोमन साम्राज्य में लगातार आक्रमण के कारण वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था चरमरा गई। यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो एक उन्नत नौकरशाही के रूप में जाना जाता था, अब वह ध्वस्त हो चुका था। वहीं पर जर्मन जनजातियों के पास पुनः नौकरशाही व्यवस्था के साथ उस राज्य को पुनर्जीवित करने का हुनर न होने के कारण विभिन्न जनजातियों के मुखिया अलग अलग क्षेत्र में स्थापित होने लगे और फिर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। उधर साम्राज्य के विघटन के पश्चात कानून व्यवस्था भी कमजोर हो गई थी, किसान भी असुरक्षित हो गए थे। लेकिन जब जर्मन जनजातीय मुखिया स्थापित हुए, किसानों को सुरक्षा देने लगे, तो बदले में किसान भी उन्हें कर देने लगे। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय सरदार स्थापित हो गए। फिर परस्पर संघर्ष व वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उनके बीच एक प्रकार का संबंध बनने लगा और फिर एक पूरा पिरामिड नुमा
ऊपर से नीचे तक प्रशासन का ढांचा तैयार हो गया। ये था सामंतवाद का छोटा सा संक्षेप में, और आपको बताते हैं सामंतवाद के बारे में। एक गिलट पानी पी ले। सामंतवाद का ढांचा तैयार हुआ, हम इसको देख लेते हैं। सामंतवाद का ढांचा किस प्रकार तैयार हुआ, आपके अगर थोड़ा इसके अच्छे से देख लेंगे तो आपके निगाहों में बना रहेगा। दोस्तों जो ये था सामंतवाद का जो ढांचा था ना, सबसे पहले ड्यूक था। आपको हम अभी समझाएंगे, इसको पहले आप बनाते जाइए ऐसे जैसे हम बना रहे हैं ढांचा। ड्यूक, ठीक। ड्यूक के बाद इधर आप लिखिए अर्ल ना। जो ये ड्यूक था, ड्यूक के बाद अर्ल। मतलब ड्यूक हम अर्ल को एक ही कह सकते हैं, इसको एक ही अलग अलग करना कोई सही नहीं होगा, एक ही कर दीजिए आप। ड्यूक है या फिर अर्ल, राजा को ऊपर ही करना है तो क्या दिक्कत है। राजा यहाँ पर लिख दो, राजा हो गया, ड्यूक हो गया। ड्यूक में दो थे, बैरल, बैरल था नाइट, नाइट था सामान्य प्रजा। दोस्तों देखो ये था, ये एक संरचना बन गई थी, ढांचा बन गया था। तो राजा, अब अच्छा आप ही बताओ, पर दिमाग से लगाओ कि इसमें राजा क्या मजबूत दिख रहा है क्या आपको? राजा मजबूत दिख रहा है आपको? अब राजा को कोई भी काम करना है, इसको नहीं कह सकते। अगर इसको कहेगा एक गिलास पानी लाओ, ये कहेगा हम काहे के लाएं, कौन होते हो तुम? मतलब कोई उत्तरदायित्व ही नहीं। राजा है मतलब कोई कीमत ना है भाई। सही बात है, कोई कीमत ना है इन मामलों में। अब ये राजा का ड्यूक को बोलेगा पानी लाओ, दौड़ते दौड़ते भागेगा पानी लाने के लिए। लेकिन यही राजा इसको बोलेगा पानी लाओ तो ये नहीं भागेगा पानी लाने के लिए। अब सोचो कितनी बड़ी समस्या है ये। क्या संप्रभुता, क्या राज्य, कोई दिक्कत कैसे काम हो पाएगा? तो यही है ना। अब राजा इस पे निर्भर है। अब ये जो इसको सैनिक, प्रशासन, नौकरशाही जो भी चाहिए इसको ड्यूक को बोलेगा। अब ड्यूक क्या है ना, अब ड्यूक नाइट को आएगा पानी लाओ, नहीं लाएगा। बैदल कहेगा नाइट को जाओ दौड़ के पानी लाओ, तभी नाइट बैदल को पानी ला के देगा। ड्यूक ये इनसे पानी मांगेंगे तभी पानी मिलेगा, इन्हीं को पानी ये देगा, सिर्फ किसी को और नहीं देगा। और ये नाइट जो है इसी को पानी देगा, बैरल को ही पानी देगा। पानी मतलब एग्जाम्पल ले लो यार, कुछ भी मांगे हैं, प्रशासन, धन दौलत, कर, तो ये इसको देगा, ये सिर्फ इसको देगा सिर्फ। अगर इससे भी राजा मांगेगा तो राजा ने मना कर देगा, कहेगा नहीं हम नहीं देंगे। ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब सोचो कितनी जटिल प्रणाली है यार। अब सोचो, अब यहाँ पर राजा बेचारा कुछ है ही नहीं यार ढंग का। अब ये इसको बोले, ये इसको बोले तो इसको बोले। यहाँ से ये 100 रुपया दिया, यहाँ पहुँचा 90 रुपया, यहाँ पहुँचा 80 रुपया, यहाँ पहुँचा 70 रुपया, यहाँ पहुँचा 60 रुपये। बोलो, तो ये ऐसी इतनी विडम्ब प्रणाली थी ये सामंतवाद का। यही कारण था कि सामंतवाद जब टूटेगा तभी कुछ विकास हो पाएगा अच्छे से। तो यही था, दिक्कत थी सामंतवाद वाले में चैप्टर। तो लिख लीजिए, सामंतवाद एक ऐसी पद्धति थी जो जागीर, प्रभुसत्ता और संरक्षण पर आधारित थी। जो जागीर, प्रभुसत्ता और संरक्षण पर आधारित थी। राजा के द्वारा ड्यूक अथवा अर्ल की जागीर, राजा के द्वारा ड्यूक अथवा अर्ल की जागीर की स्वीकृति तथा ड्यूक के द्वारा बैरल की जागीर की स्वीकृति, बैरल के द्वारा नाइट की जागीर की स्वीकृति, बैरल के द्वारा नाइट को जागीर की स्वीकृति मिलती थी। बदले में नाइट बैरल ड्यूक को, ड्यूक राजा को सेवा एवं एक मुफ्त रकम प्रदान करता था। राजा सीधी तौर पर बैरल अथवा नाइट से संपर्क नहीं कर पाता था, बल्कि वह
ड्यूक से संपर्क करता था, बल्कि वह ड्यूक से संपर्क करता था। राजा के पास अपनी अस्थायी सेना नौकरशाही नहीं हुआ करती थी, बल्कि वह ड्यूक व उसकी सैनिक आवश्यकता को, नौकरशाही की ज़रूरत को पूरा करते थे। इस प्रकार सभी के बीच एक प्रकार का अनुबंध था और सभी के दायित्व निश्चित थे। ये था सामंतवाद का राजनीतिक पक्ष। सामंतवाद का राजनीतिक पक्ष हम देख लिए। अब सामंतवाद का आर्थिक पक्ष क्या है? सामंतवाद का आर्थिक पक्ष, ये था राजनीतिक पक्ष था। सामंतवाद का आर्थिक पक्ष क्या है? सामंतवाद का आर्थिक पक्ष, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको समझना ही पड़ेगा। नहीं समझोगे ना, आगे सामंतवाद भारत में आएगा तो भारत से कैसे अलग होगा, तो कैसे समझोगे इसको? आर्थिक पक्ष क्या था? सामंतवाद का आर्थिक पक्ष में आपको अगर समझना होगा, इसको पहले बनाइए आप। इधर था डिमेंस, लिखिए, इधर लिखिए मेंस। ये क्या थी? यहां ये भूमि है भाई, ये भूमि है। जो डिमेंस की भूमि होती थी, ये कृषि कार्यों के लिए, ये कृषि कार्य यहीं पर होता था। मेंस यहां पर क्या नाम है? दास लोग रहते थे। तो डिमेंस और मेंस में यही अंतर था कि जो मेंस लोग हैं, जो मेंस, अब ये दास लोग यहाँ पर, इनको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आप। और इसके बदले में सिर्फ इनको यहाँ पर मेंस, ये छोटी सी जगह इनको मिलती थी रहने के लिए, साथ में खाना पीना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था भाई, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं मिलता था। ये इनकी मजबूरी थी। आर्थिक पक्ष में सामंतवाद लोग यहाँ पर दास रखते थे और यहीं से पूरा कृषि कार्य होता था, इनको कुछ मिलता नहीं था। समझ रहे हो ना? ये जो ये इसी को रैयत है, ये यहाँ के जो लोग रहते हैं इसको रैयत कहते थे। रैयत सुने थे ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था आधुनिक भारत में पढ़ेंगे हम। तो रैयत यही लोग रैयत थे, इनको यहाँ पर काम करना पड़ता था। आगे चलकर हम पढ़ाएंगे और बताएंगे भी, संक्षेप में अगर सुनना चाहो सुन लो कि जो यही आगे चल के क्या होता है जब इसको परिवर्तन होता है, जब व्यावसायिक क्रांतियाँ होती हैं, जब व्यावसायिक क्रांतियाँ होंगी। अच्छा तुम ही बताओ यार, किसी को बेगार में पैसा रख लोगे तो कैसे जाएगा? अगर आप तुमसे बोल, तुम 1 रुपया मत दो, उसे कह दो जाओ तुम्हें घर बनवा रहे हो, तो कहोगे मुझे 5 दिन काम चाहिए, 5 दिन कर देगा क्या? कभी नहीं करेगा, ऐसे से जाएगा। धीरे धीरे आराम से जाएगा, पहुँचेगा, करेगा, थोड़ा बहुत 1-2 ईंट जोड़ेगा, चल देगा, समय ख़त्म हो गया, ख़त्म चला जाएगा। अभी उसे कह दो ये 500 रुपये है तुम्हारे दवा खर्चा, खाना खर्चा, ये सब तुम्हारे, फटाफट जितना तेज काम करो उतने तेज पैसे, फटाफट जाएगा, फटाफट आएगा, फटाफट तुम्हारे 2 दिन में बिल्डिंग तैयार। समझ रहे हो ना? 2 दिन में बिल्डिंग तैयार। इसके नकारात्मक पक्ष हैं कि बेगारी करवाने से आपका जो काम है बहुत धीमी गति से होता है। तेजी का अगर आप उसको अच्छे पक्ष देंगे, पैसा देंगे, अच्छा सुविधा देंगे, तो काम बहुत तेज़ी से करेगा। तो यही समस्या थी कि यूरोप में जब बाद में पैसा लोगों के पास आने लगा, मांग ज़्यादा होने लगी, उत्पादन ज़्यादा चाहिए। अब ये लोग आराम से बेगारी में रखे हो तो क्या काम करेंगे? कर तो रहे हैं, कितना भी करोगे कर तो रहे हैं, तो काम अच्छा करेगा नहीं। जब पैसा दे दोगे, सुरक्षित दे दोगे, तो क्या नाम है, यही से लास्ट में सामंतवाद ऐसे तो टूटेगा। पैसा आएगा, जो लोग ज़रूरतें पड़ेंगी, उनको ज़्यादा उत्पादन चाहिए, तो इनको क्या कह देगा? भैया एक काम करो, तुम पैसा लेके काम करो, तेज करो, जल्दी करो, ज़्यादा उत्पादन करो यार। तो क्या नाम है, तो इनकी स्वतंत्रता मिल जाएगी। सीधी सी बात है, आगे चल के यही हो जाएगा। लिख लीजिए, लिखते जाइए, क्योंकि भाई जो बोलना ये तो सुन रहे हो, यही लिख के एग्जाम में क्या लिखोगे, मेंस में क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस तो ये है ना। लिखोगे नहीं तो मतलब क्या रहेगा फिर? वहाँ पर बोलने से, वहाँ पर सुनने वाला, वहाँ पर तुम्हारी आवाज़ थोड़ी जाने वाली, हमारी आवाज़ थोड़ी जाने वाली। हम जो समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है, वो समझिए, उसको दिमाग में बैठाए रहिए। लेकिन वहाँ पर जो यही कॉपी जाएगी या कुछ नहीं जाएगी, किताब कुछ नहीं जाता है। ये नोट्स जो लिखे रहोगे वही जाएगा, वही लिख के आओगे, उसी पर नंबर मिलेगा। वो तुम्हें, हमारा चेहरा, तुम कितने स्मार्ट हो, कितने खूबसूरत हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, अगर तुम्हारे बाल लहरा रहे हैं, तुम थोड़ा जीन्स पहन कर टाइट हो, तुम्हें नंबर ऐसे नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर तुम्हें चेहरा थोड़ी देख रहा है वहाँ पर एग्जामिनर, तुम्हारा कलम कितनी अच्छी चली है वो देखेगा। इसलिए लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना के बढ़िया से लिखना, रिविजन करते रहना। लिखो,
इसके आर्थिक पक्ष, सामंतवाद मेना प्रणाली तथा कृषि दक्षता पर आधारित था। सामंतवाद मेना प्रणाली तथा कृषि दक्षता पर आधारित था, अर्थात किसी कुलीन की भूमि व्यवस्था का संचालन निम्न रूप से होता था। अर्थात किसी कुलीन की भूमि की व्यवस्था का संचालन कैसे होता था? ऐसे होता था, निम्न रूप से। ऐसे चित्र बना लो, डीमेंस मेंस, यहाँ पर ऊपर लिख लो मेना प्रणाली। रैयतों को मेंस की भूमि में बसाया जाता था, जहाँ ये सिर्फ भरण पोषण प्राप्त करने के बदले में उन्हें डीमेंस में मुक्त रूप से बेगार की तरह कार्य करना पड़ता था। उन्हें भूमि से बांध दिया गया था तथा वो मेंस भूमि को खाली करके नहीं जा सकते थे। इसलिए इसे कृषि दासता का नाम दिया गया। वस्तुतः सामंतवादी एक अर्थव्यवस्था ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया। वस्तुतः रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात व्यापार को धक्का लगा। इस कारण नगरों को भी धक्का लगा और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन कम हो गया। सामंतवाद युग में अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। वहीं व्यापार व मुद्रा का प्रचलन कम हो गया। अब तीसरा 2 काम हो गया ना, सामंतवादी हो गया। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और सामंतवाद के बारे में लिखाएंगे भी, समझाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक हो गया कैसे कैसे कम हो गया। अब जो टूटा है उसको आगे लिखा देंगे। ठीक, अब आगे लिखिए सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो तीनों है ना मध्यकालीन संस्थाएं हैं, यही तीनों परिवर्तन को रोकेंगी। तो मध्यकालीन संस्थाओं में 2 हम पढ़ लिए, कौन कौन से? सामंतवाद पढ़ लिए, पवित्र रोमन साम्राज्य पढ़ लिए, लिख लिए। अब हम तीसरा पढ़ेंगे चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, ओके। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। तो सर्वव्यापी जो शुरुआत का जो चर्च व्यवस्था था ना, जो जब ईसा मसीह साहब इसको चर्च को मतलब ईसाई धर्म को बढ़ा रहे थे, तो उस समय ये दिक्कत नहीं थी कि ईसा मसीह साहब की जो चर्च व्यवस्था को, क्योंकि वो बहुत मोरल, बहुत ही उदार टाइप के व्यक्ति थे। उनके अंदर कोई ऐसा इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी कि कोई बरगलाने वाली चीज़ें, एकदम शांत स्वभाव के अच्छे कार्यों के लिए काम करना, मानवतावाद पर बल देना, एकस्वरवाद पर बल देना, ये ईसा मसीह की विशेषताएं थी। जो यही सारी व्यवस्थाएं उनकी जीवन के काल का अंत कर गई। क्योंकि जब पवित्र रोमन साम्राज्य जब हुआ करता था, जब प्राचीन रोमन साम्राज्य हुआ करता था, तो उस समय क्या हुआ कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के समय वहाँ पर वो राजाओं की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा पर विशेष बल दिया जाता था, कई भगवान। तो अब उस समय ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, तो इससे क्या हुआ कि यरूशलेम में जन्म हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि उस साम्राज्य के और ईसा मसीह के बीच टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उसी समय एक यहूदी, आपको बता दें कि उसी समय यहूदियों ने क्या नाम है एकस्वरवाद पर बल दिया था, और ईसा मसीह भी एकस्वरवाद पर बल दिए थे। लेकिन जो यहूदी के रूढ़वादी प्रवृत्ति के लोग थे, वो सोचे कि यार ये भी कहीं न इनका जन सामान्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, कहीं अब ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार ना हो, यहूदी धर्म के लोग प्रचार प्रसार ना हो, तो क्या नाम है, तो वहाँ के जो यहूदी धर्म के लोग थे, वो रूढ़वादी लोग थे, ये ईसा मसीह साहब को पकड़कर वहाँ के जो रोमन साम्राज्य के राजा थे,
राजा का नाम मुझे नहीं याद है, जिनीसियन करके कुछ ऐसा नाम था, तो उनके सामने लाके उनको सूली चढ़वा दिए। तो यही कारण है कि आज अगर ईसाई धर्म के जो लोग हैं अगर देख लें तो फिर एक प्रकार से एकदम बवाल मच जाता है, मतलब उनको एकदम मारने काटने पर तैयार रहते हैं। तो यही कारण है कि आज जो फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, सीरिया का संघर्ष है, यही सब कारण है कि वहाँ पर कि ईसाइयों में और यहूदियों में जो संघर्ष चलता है, यही मेन सबसे विशेष कारण है। तो उस समय बहुत नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब दिक्कत हो गई है। अब जो क्या हुआ कि एक कर्मकांडी प्रकृति आ गई। एक लोम्बार्डी थे, क्वीनास थे, लोम्बार्डी क्वीनास, जो इनका कहना था ये था कि अगर हम लाएंगे तो जो लोम्बार्डी क्वीनास थे ये बोले कि कर्म पर बल दो, लेकिन उनका कर्म का कारण क्या था जानते हो? वो कर्म ऐसे कहते थे, कर्म का तात्पर्य ये है कि जो बाइबिल में लिखा है वही सत्य है। अब ये बाइबिल में लिखा क्या है ये कौन जानता है भाई? उतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं, भाषाएं उसकी अलग थी। ये तो आगे चलकर जब पुनर्जागरण काल में आप देखेंगे कि इसका जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है और चीज़ों को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो क्या नाम है, लोग प्रिंटिंग प्रेस विकास का लोगों की तरफ पहुँचता है। नहीं तो कोई काम होता है तो बोलते हैं कि 1000 रुपया रख दो ये काम हो जाएगा। कहाँ लिखा है? बाइबिल में। लोग क्या करते थे बेचारे, फटाफट पैसा निकाल के 1000 रुपया रख देते थे, कुछ नहीं होता था। बाइबिल में लिखा है, ये लिखा है। अब कोई पढ़ने जानेगा तब तो बताएगा कि भाई धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, धर्म ग्रंथों में सही चीज़ लिखा है। जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है तो लोग मालूम पड़ जाता है कि नहीं भाई ये तो कहाँ लिखा हो दिखाओ, कहाँ लिखा है दिखाओ। लोग पढ़ने लगे, समझने लगे। तब यही जो पुरोहित लोग थे ये फिर अपना समस्या सही हो गया। तो ये समस्या ऐसी उत्पन्न हुई थी, समझे आप लोग? तो लिख लीजिए चर्च व्यवस्था के बारे में। ईसा मसीह ने जब ईसाई धर्म पंथ चलाया था तब उन्होंने इसे एक आडंबर मुक्त धार्मिक पंथ के रूप में स्थापित करना चाहा था। इसमें कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं थी। ईसा मसीह के पश्चात भी जो आरंभिक संत आए थे उन्होंने धर्म का सदा से सरल रूप में बनाए रखने का बल दिया और यह घोषित किया कि आस्था ही मुक्ति का साधन है। किंतु 8वीं सदी में 2 संतों का आगमन होता है, पीटर लोम्बार्ड, टॉमस एक्विनास। बताया ना आपको, पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास नामक 2 संत थे। इन्होंने अच्छे कर्म पर बल दिया, परंतु इन्होंने अच्छे कर्म का अर्थ लगाया पुरोहितवाद व संस्कारवाद। अर्थात इनके अनुसार पुरोहित ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति हैं। इसलिए एक ईसाई को उनका निर्देश मानना चाहिए। सब ढकोसला वाला सिस्टम चालू कर दिए, पुरोहितवाद, संस्कारवाद, ये लोग आगे चलकर सब टूटेगा। तथा एक ईसाई को 7 संस्कारों का पालन करना चाहिए। और इसी के साथ ईसाई धर्म में भी एक मठ व्यवस्था की शुरुआत हो गई जिसे चर्च पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके तहत यूरोप के विभिन्न भागों में चर्च की स्थापना की गई तथा इन चर्चों का मुख्यालय रोम को बनाया गया। इस प्रकार यूरोप का एक बड़ा भाग रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था में बंध गया। चर्च भूस्वामी के रूप में भी उभरने लगे तथा क्षेत्रीय लोगों पर धार्मिक कर भी लगाने लगे। रोमन कैथोलिक चर्च ने यूरोप में ज्ञान व शिक्षा पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब ये लोग मतलब यही बार बार हर समय धर्म की बातें करके, बाइबिल की बातें करके लोगों पर कहते हैं ज्ञान का मुख्य आधार यही है भाई। अब लोग उसको पढ़ें कैसे? लोग अब ज्ञान कहते हैं जो हम बता रहे हैं हमको भगवान ने भेजा है, हम सर्वशक्तिशाली हैं, हमको हम जो बता रहे हैं यही सत्य है। लोगों को ऐसे बरगलाने लगे, लोगों को ये करने लगे, अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, तुम्हें ये बर्बाद हो जाओगे। अब लोग डर के, लोगों के अंदर इतना डर पैदा कर दिया कि अब लोग उन्हीं की बात मानने लगे, जो कहते वही परम सत्य है।
तब जब यही सब बातों को बताने लगे तो लोग, तो अब शिक्षा ज्ञान, शिक्षा कैसे लेना, ज्ञान कैसे लेना, उनका उस पर एकाधिकार हो। अब कहते हैं किसी देश में अगर शिक्षा और ज्ञान पे एकाधिकार किसी व्यक्ति का हो गया तो उसको घुमाना उसके लिए कठपुतली हो जाएगा। अब वो जो पढ़ाएगा, अब कोई धार्मिक व्यक्ति उसको हर समय रूढ़वादी बातें बताते बताते हर समय अगर उसी बीच में रहेगा, उसी क्षेत्र में रहेगा तो वो भी रूढ़िवादी हो जाएगा। महिलाओं के प्रति अगर वो हर समय बताओगे महिलाएं ऐसी होती, महिलाएं ऐसी, तो उसके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे कैसे? हर समय नकारात्मक चीजें चलती रहेंगी। तो यही दिक्कत है भैया, समझे आप? तो ये रहा पूरा, ये तीनों व्यवस्थाएं कैसी की थी मध्यकालीन। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आगे पढ़ेंगे मध्ययुगीन, ये मध्ययुगीन संस्थाएं तीनों थी, यही मध्ययुगीन संस्थाएं आगे टूटेंगी तो पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। फिर ठीक, अब वही, अब क्या नाम, अब सामंतवादी व्यवस्था हमने बताया था आपको, सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार से चीज़ों को बाधित कर रही थी, चीज़ें चेंज कर रही थी। अब इसको भी देख, अब तीनों एक साथ देख लिए कि सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, पवित्र रोमन समाज क्या था, चर्च व्यवस्था क्या था, ये तीनों पढ़ लिए। अब ये तीनों किस प्रकार से यूरोप में परिवर्तन को रोक रही थी, इसको भी पढ़ना, अब इसको पढ़ेंगे। फिर उसके तीसरे चरण में देखो परिवर्तन हम पढ़ते, देखो ऐसे एक साथ में सामंतवाद क्या है, सामंतवाद की विशेषताएं क्या है, सामंतवाद की कमियां क्या हैं, ये कारणकार ऐसा मत देखो यार, परिवर्तन देखो। ये तीनों चीजें एक साथ चली, ये फिर अब यही दूसरी पटरी में तीनों चीजें क्या समस्या उत्पन्न कर रही हैं, फिर तीसरी पटरी आई है, ये तीनों चीजें की समस्या कैसे खत्म होगी, इस पे ऐसे करके पढ़ोगे तो चीजें भूलेगी नहीं भाई। समझ रहे व्हाट आई वांट टू से दैट, गॉट इट? देखिए अब सामंतवाद के बीच में समस्या क्या थी, अब आपको समझा तो दिए हैं किस प्रकार से राष्ट्र राज्य संबंध क्या था, लिखते जाइए फटाफट। सामंतवाद का प्रसार संपूर्ण यूरोप में था, सामंतवाद का प्रसार संपूर्ण यूरोप में था। उसके द्वारा निम्न रूपों से परिवर्तन को रोका जा सकता था। पहला हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय राज्य के विकास में बाधा। राष्ट्रीय राज्य के विकास में बाधा, एक सामंत के जागीर का विस्तार एक ही साथ कई क्षेत्रों में था। बताया था ना, गोला गोला बना के यहाँ से घूम रहे थे साले। राष्ट्रीय राज्य के विकास में बाधा, एक सामंत के जागीर का विस्तार एक ही साथ कई क्षेत्रों में था। अतः कोई भी क्षेत्र राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहता था, फिर उसके सामने एक बड़ी बाधा थी, सामंती जागीर। इसलिए वह अपनी राष्ट्रीय सीमा नहीं खींच सकता था, क्योंकि संबंधित सामंत की जागीर एक से अधिक राष्ट्र में फैली हुई थी। ठीक। दूसरा, राजतंत्र की कमजोर स्थिति। आपको बताया ना कि राजा कमजोर रहेगा। सामंती पद्धति के अंतर्गत राजतंत्र की कमजोर स्थिति होती थी। राजतंत्र की प्रगति के लिए सामंतवाद का टूटना अति आवश्यक था। तीसरा चीज, व्यापार में रुकावट। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग सामंत अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित होता था और उनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर चुंगी लगाई जाती थी, उससे व्यापार में बाधा उत्पन्न होती थी। वहीं एक राष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत एक समान चुंगी व्यवस्था, एक समान आर्थिक नीति का पालन किया जाता है। ठीक, ये सामंतवाद इस प्रकार से रोक रहा था। हम तीसरे हेडलाइन में आधुनिक जो पढ़ेंगे, आधुनिक विश्व में देखेंगे किस प्रकार से सामंतवाद को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। ओके, व्यावसायिक क्रांति के बाद। आप जैसे बता रहा हूं ऐसे करते जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, समझे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और परिवर्तन को देखते जाइए बस, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तीसरा चीज, अब दूसरा डालिए, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। कि सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था किस प्रकार से रुक रही थी, आपको बता चुके हैं, बस अब लिखते जाइए। यह एक प्रकार की मठ व्यवस्था थी। इसका मुख्यालय रोम में था और इसकी राजधानी, इसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली हुई थी। यूरोप के क्षेत्रीय चर्च सीधे तौर पर रोम के अधीन थे। ये रोम को ही अपना संप्रभुता मानते थे, रोम के ही समर्पित थे। किंतु परिवर्तन में निम्न बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी। राष्ट्रीय राज्य के विकास में बाधा। राष्ट्रीय राज्य के विकास के लिए संबंधित राष्ट्र की सभी संस्थाओं को राष्ट्र की सीमा के अधीन होना आवश्यक था। साथ ही उसे राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकृति देनी थी। परंतु क्षेत्रीय चर्च राज्य की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे अपने आप को
रोम के अधीन, मुख्यालय रोम के अधीन मानते थे और सरकार के समानांतर जनता से कर वसूलते थे। दूसरा, व्यापारिक गतिविधियों में क्या इनकी बाधाएं उत्पन्न करती थी चर्च व्यवस्था। व्यापार की प्रगति के लिए मुनाफाखोरी और सूदखोरी अति आवश्यक था। वहीं रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था मुनाफाखोरी और सूदखोरी की आलोचना करते हुए उसे दूर करने की बात करते थे। इस कारण व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रहा था। तीसरी, आधुनिक शिक्षा व ज्ञान और विज्ञान के विकास में बाधाएं। हेडिंग डालिए, तीसरी, आधुनिक शिक्षा व ज्ञान और विज्ञान में बाधाएं, मतलब कि एकाधिकार कर लिए थे। शिक्षा पर चर्च का एकाधिकार था। चर्च के द्वारा रूढ़िवादी तर्कशास्त्र, सेकुलरिस्टिक फिलॉसफी, SCHOLISTIC, आप स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। सेकुलरिस्टिक फिलॉसफी, ठीक, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती हो तो। सेकुलरिस्टिक फिलॉसफी, रूढ़िवादी तर्कशास्त्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इसका मानना था मनन और चिंतन ही ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। इसी आधार पर इसने यह निर्धारित करने का प्रयास किया था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। किंतु इस विचार से आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकास में बाधा हो रही थी, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का बल प्रक्षेपण पर होता है, ज्ञान विज्ञान की बल पर्यवेक्षण पर होता है, न कि मनन चिंतन पर। कैथोलिक चर्च ने लोगों के बीच धार्मिक अंधविश्वास फैलाने का काम किया। उसने मानव में एक पापी प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया। बोला मानव भाई पापी है, मानव को पापी से बढ़िया बनाना है, लाओ इतने पाउंड इसमें रख दो, धर्मकांड कर्मकांड करेंगे, मनन चिंतन करवाएंगे तो पापी से भगवान बन जाओगे। तो ये ऐसे ये लोग बरगलाते थे पवित्र रोमन साम्राज्य। अब तीसरा हेडिंग डालिए, 2 संस्थाएं हो गई, तीसरा संस्थाएं पवित्र रोमन साम्राज्य। यह उत्तरी यूरोप से दक्षिणी यूरोप तक फैला हुआ था। जर्मनी इसका केंद्रीय क्षेत्र था। रोमन कैथोलिक धर्म के साथ जुड़ाव के कारण इसे रोमन कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ाव के कारण इसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था। इसने आरंभ में धर्म युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। फिर यह रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के रक्षक के रूप में काम कर रहा था। पवित्र रोमन साम्राज्य धर्म के प्रति समर्पित था, इसलिए यूरोपीय राज्यों के बीच परस्पर संबंध धर्म के माध्यम से संचालित होते थे। अतः धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर यूरोपीय राज्यों के बीच संबंध स्थापित होने थे। अतः अगर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर यूरोपीय राज्यों के बीच संबंध स्थापित होने थे तो पवित्र रोमन साम्राज्य का टूटना अति आवश्यक था। आगे हम देखेंगे आधुनिक पश्चिम के उद्भव में कि क्रम में ये तीनों मध्ययुगीन संस्थाएं टूटकर बिखर जाती हैं। अब देखो, अब हम लोगों ने प्राचीन विश्व पढ़ लिया बढ़िया सा, मध्य विश्व पढ़ लिया बढ़िया सा, लिख लिए। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल के छोड़ दिया कि आगे हम देखेंगे कि आधुनिक पश्चिम में किस प्रकार से ये तीनों मध्ययुगीन संस्थाएं टूटेंगी और किस प्रकार से आगे का परिवर्तन होगा।
धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम आधुनिक पश्चिम उद्भव के आगे वाले वीडियो में इसको हम अच्छे से देखने की प्रयास करेंगे। रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। आपको बता दें कि आप कोई भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा इतिहास इसी प्रकार से हम देंगे। जितने भी आज तक MPPCS प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको कैसे टैकल किया जाता है, उस पर हम आंसर राइटिंग पे किस प्रकार से बल देंगे और किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें, कहाँ गलतियाँ, कहाँ पर कैसे करना है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को हर चैप्टर से जो भी पढ़ाएंगे उस पर जो क्वेश्चन आज तक आए हैं सिविल सर्विस एग्जामों में, उस पर हम डिस्कस करते हुए आपस में उसके बाद ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। एक कहते हैं कि आप आराम से आप थोड़ा सा पढ़ के क्या बनना, क्या दिक्कत भाई, कोई चीज़ पढ़ो, गहराई से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि वो आपके लिए कहीं किसी भी एग्जाम में प्रयोग में आ जाए। अब आप संविधान का अनुच्छेद रटते चले जाओ, आप कोई अलग एग्जाम देने गए, नहीं पूछा तब भाई अच्छे से पढ़ लो, डिटेल पढ़ लो, कहीं मज़ा आए, कहीं बोलना समझना कुछ भी हो तो अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।